क्या भारत में कानून सबके लिए बराबर है या फिर अदालत की चौखट पर न्याय का सिक्का इस बात से तय होता है कि आप सत्ता के कितने बड़े विरोधी हैं। एक ऐसा पत्रकार जिसने देश के रक्षा मंत्री की कुर्सी हिला दी, जिसने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को कैमरे पर सरेआम नोटों की गड्डियां रिश्वत में लेते हुए कैद कर लिया, जिसने सेना और सरकार के बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया, वो इंसान आज 10 साल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया है। नवंबर 2013 का वो हफ्ता, गोवा का एक आलीशान होटल और एक लिफ्ट के अंदर 4 मिनट की वो तथाकथित घटना जिसने देश के सबसे बड़े खोजी पत्रकार को एक रेपिस्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है। ये कहानी न्याय व्यवस्था के उस अजीब और संदेहास्पद खेल की है जहां 2021 में एक अदालत कहती है कि सबूत नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उसे बरी कर दिया जाता है। लेकिन ठीक 5 साल बाद अगस्त 2026 में हाई कोर्ट अचानक उसी फैसले को घटिया और विकृत बताकर पलट देती है। यहां पर मेरा मकसद देश के उच्च न्यायपालिका को गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल तो उस व्यवस्था के उस विरोधाभास पर है जहां एक तरफ हाई कोर्ट अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरह छूट देती है, तो दूसरी तरफ उसी के साथ आकर न्याय के पैमाने पूरी तरह बदल देती है। फैसलों का ये फ्लक्चुएशन, ये बार बार बदलना आखिर क्यों है? क्या ये न्याय की अनिश्चितता आपको आश्चर्यचकित नहीं करती? इसी दोहरे रवैये पर आज हमें सवाल उठाना है। नई परख पर हम वो सवाल उठाएंगे जिसे गोदी मीडिया छूने से भी डर रहा है। क्या ये सिर्फ एक महिला को इंसाफ मिलने की कहानी है या फिर इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार और देश में फैल रही उस तानाशाही का हाथ है जो अपने खिलाफ उठने वाली हर मुखर आवाज को कुचल देना चाहती है? क्या 13 साल पुराना राजनीतिक बदला अब पूरा हुआ? सवाल बहुत है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्रकार तरुण तेजपाल के उस केस की जिसने पूरे देश के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने हाल ही में तरुण तेजपाल को अपने ही एक जूनियर सहकर्मी के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। तेजपाल का साफ कहना है कि वे पॉलिटिकल रिवेंज के शिकार हैं और इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए आज हम इस केस की उन परतों को भी खोलेंगे जिन्हें अक्सर सत्ता के दबाव में दबा दिया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि यह सिलसिला शुरू कहां से हुआ। साल 2013 में तहलका मैगजीन गोवा में अपना मशहूर सालाना जलसा थिंक फेस्ट आयोजित कर रही थी। देश दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल वहां मौजूद थे। इसी दौरान तरुण तेजपाल की एक जूनियर महिला पत्रकार ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगा कि एक भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते का हवाला देने वाले इसी संस्थान के बॉस ने 5 स्टार होटल के लिफ्ट के अंदर उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने तुरंत अपने सहकर्मियों और तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को इसकी जानकारी दी। जब मैगजीन के अंदर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई तो पीड़िता ने हार नहीं मानी, इस्तीफा दे दिया और मामला पुलिस तक पहुंचा। तेजपाल को गिरफ्तार कर दिया गया। वे 7 महीने जेल में रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। यहां हमारा मकसद कोई वैल्यू जजमेंट देना या अपनी तरफ से कोई फैसला सुनाना नहीं है। हम उस पीड़िता की हिम्मत की दिल से तारीफ करते हैं। इस घोर पुरुष प्रधान देश में जहां महिलाओं की आवाज को दबाना सबसे आसान काम माना जाता है, उस लड़की ने अपनी आवाज उठाई, व्यवस्था के सामने झुकी नहीं और अपने हक और आत्मसम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रही। उसका ये कदम सराहनीय है। लेकिन इस केस के दूसरे पहलुओं को देखिए कि कैसे एक पत्रकार की गलती की सजा एक संस्थान को भी दे दी गई। तेजपाल ने उस दौर में वो काम किया जिसने प्रिंट मीडिया से आगे बढ़कर भारत को डिजिटल और खोजी मीडिया के एक नए युग में प्रवेश कराया। उन्होंने आउटलुक मैगजीन में काम किया, इंडिया टुडे में काम किया और फिर साल 2000 में बुनियाद रखी तहलका की, एक ऐसी वेबसाइट है जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। यहीं पर उनके साथ अरुण शौरी भी थे, जो वरिष्ठ पत्रकार और विद्यमान हैं, जिन्होंने मोदी सरकार के हर कदम पर खुलकर प्रहार किए और उनकी आलोचना की। साल 2001 में तहलका ने एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया जिसने तत्कालीन वाजपेयी सरकार की बुनियाद हिलाकर रख दी। ऑपरेशन वेस्ट एंड से
इस स्टिंग ने देश के रक्षा सौदे में होने वाले भ्रष्टाचार को दिखाया। कैमरे पर रक्षा मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारियों, सेना के जनरलों और सत्ताधारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को रक्षा सौदा के बदले खुलेआम रिश्वत के नोट लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, ये भी दिखाया। नतीजा क्या हुआ? देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा। कई बड़े अधिकारी सस्पेंड हुए और नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी। तेजपाल ने वो काम किया था जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। वे हमेशा से दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी विचारधारा के सबसे तीखे और मुखर विरोधी रहे। अगर तरुण तेजपाल व्यक्तिगत रूप से दोषी है तो अदालत ये तय करे और उन्हें कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दे। पत्रकार को सजा मिलने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन पत्रकार को सजा देने के चक्कर में उस पूरी मीडिया संस्थान को क्यों टारगेट कर दिया गया? यही सवाल है। बीजेपी के लोगों ने आखिर क्यों एक पत्रकार की निजी अपराध को तहलका जैसी पूरी मीडिया संस्थान से जोड़ दिया? उस संस्थान से जुड़े दूसरे पत्रकारों और डिजिटल मीडिया के उस पूरे सेटअप का क्या दोष था जिसने देश को कई बड़े घोटालों से आगाह किया था? क्या दुश्मनी सिर्फ तेजपाल से थी या उस पूरी संस्थान को खत्म करना मकसद था जो सच दिखाने की हिम्मत रखती थी? क्या आप जानते हैं कि इस सच को दिखाने की कीमत तहलका को कैसे चुकानी पड़ी थी? साल 2001 के उस स्टिंग के बाद तत्कालीन सरकार ने तहलका के पीछे अपनी पूरी मशीनरी छोड़ दी थी। तहलका के दफ्तरों पर अनगिनत टैक्स रेड मारी गई, उनके इन्वेस्टिगेटर को डराया धमकाया गया और उनके पत्रकारों को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि तहलका को कुछ समय के लिए अपना ऑफिस तक बंद करना पड़ा था। उस दौर में भी सत्ता ने सच को दफनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन तेजपाल फिर खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार दक्षिणपंथी राजनीति की धज्जियां उड़ाते रहे। यही कारण है कि आज की सत्ताधारी पार्टी के दिल में तेजपाल के लिए नफरत की आग 2 दशकों से सुलग रही है। जरा आज के गोदी मीडिया के दौर को देखिए और कंपेयर कीजिएगा तरुण तेजपाल के उस दौर से। आज के जो गोदी मीडिया है ना, जो सुबह से शाम तक सरकार की वाहवाही करने और विपक्ष को कोसने में व्यस्त है। आज के एंकरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे किसी सरकारी अधिकारी से एक कड़ा सवाल पूछ सके। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। ऐसे गुलाम मीडिया के दौर में जब हम तरुण तेजपाल के उस खोजी पत्रकारिता के दौर को याद करते हैं तो समझ आता है कि सत्ता को आज खोजी पत्रकारों से कितना डर लगता है। आज सरकार चाहती ही नहीं है कि देश में कोई ऐसा पत्रकार बचे जो उनके घोटालों पर स्टिंग करने का हिम्मत रखते हो। अब आते हैं अदालतों के उस खेल पर जो इस केस में सबसे ज्यादा बड़े सवाल खड़े करता है। साल 2021 में गोवा की मापुसा सेशंस कोर्ट की जज शमा जोशी ने तरुण तेजपाल को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए पूरी तरह बरी कर दिया था। उस वक्त निचली अदालत ने 537 पन्नों के फैसले में साफ कहा था कि पीड़िता के बयानों में गहरे विरोधाभास है, वो सच को छुपा रही है। अदालत ने यह तक कह दिया था कि घटना के बाद पीड़िता का व्यवहार एक पीड़ित जैसा नहीं था, वो हंसती मुस्कुराती दिख रही थी और डरी हुई नहीं थी। निचली अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थितियों को देखते हुए तेजपाल को बेकसूर माना था, लेकिन अगस्त 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का ये सोचना ही गलत है कि रेप की शिकार महिला को एक खास तरीके से ही रोना या बर्ताव करना चाहिए। हाईकोर्ट ने पुरानी सेशंस कोर्ट के फैसले को घटिया मानसिकता और विकृत करार देते हुए तेजपाल को सीधे दोषी करार देकर 10 साल की सजा सुना दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानूनी बारीकियां 5 साल में इतनी बदल गई कि जो इंसान एक अदालत की नजर में बेकसूर था, वो दूसरी अदालत की नजर में सीधे 10 साल के लिए मुजरिम बन गया, या फिर कानून की किताबों को ऊपर से आए किसी अदृश्य आदेश के तहत पढ़ा गया? क्या निचली अदालत के जज कानून को नहीं समझते थे, या फिर हाईकोर्ट के इस फैसले के पीछे कोई ऐसा दबाव था जिसे टालना नामुमकिन था? यही से वो नैरेटिव शुरू हुआ जिसे मीडिया ने पूरी तरह दबाने की कोशिश की। जैसा कि हमने आपको बताया, तरुण तेजपाल और उनके समर्थकों का साफ आरोप है कि ये पूरी कानूनी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति से प्रेरित है। तेजपाल हमेशा से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सरकार की एंटी पब्लिक और विभाजनकारी नीतियों के धुर आलोचक रहे हैं। उन्होंने गुजरात दंगों से लेकर मौजूदा सरकार के कॉरपोरेट गठजोड़ पर लगातार प्रहार किए हैं।
सवाल उठाने वाले सीधे पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार के खिलाफ लगातार सच बोलने की वजह से उन्हें इतने सालों बाद ये सजा भुगतनी पड़ रही है। देश में जिस तरह से विपक्ष, स्वतंत्र पत्रकारों और सरकार के आलोचकों को चुन चुनकर ईडी, सीबीआई और यूएपीए के दम पर निशाना बनाया जा रहा है, क्या तेजपाल का केस भी उसी तानाशाही का अगला हिस्सा है? क्योंकि गोवा में बीजेपी की सरकार है और राज्य सरकार ने ही तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में अपनी पूरी प्रशासनिक और वित्तीय ताकत झोंक दी थी। जब देश में बड़े बड़े खूंखार अपराधियों, दंगाइयों और बलात्कार के अपराधियों को संस्कारी बताकर बेल दी जाती है, उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है, तो तेजपाल के मामले में हमारी न्यायपालिका इतनी आक्रामक और उतावली क्यों दिखाई दी है? दोस्तों देखिए, नई परख पर हमारा मकसद किसी अपराधी का बचाव करना बिल्कुल नहीं है और न ही हम पीड़िता के दर्द को कम आंक रहे हैं। वुमेन सेफ्टी और वर्क प्लेस पर उनका सम्मान एक बेहद गंभीर मुद्दा है। यौन उत्पीड़न एक घिनौना अपराध है और अगर कोई वाकई दोषी है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा पत्रकार क्यों ना हो। लेकिन जब न्याय की टाइमिंग, राज्य सरकार की अति सक्रियता और अदालतों के फैसले में इतना बड़ा विरोधाभास देखने को मिले और बैकग्राउंड से राजनीति, रंजिश और पुरानी बदले की गंदी बू आ रही हो, तो एक जीवंत लोकतंत्र में सवाल उठाना सिर्फ हमारा हक नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी बन जाता है। क्या तरुण तेजपाल वाकई एक अपराधी है जिन्हें उनके कर्मों की सजा मिली है, या फिर वे उस क्रूर तानाशाह व्यवस्था के बलि का बकरा बने हैं जिसे अपने खिलाफ उठने वाली हर मुखर आवाज को कुचलना बखूबी आता है? क्या ये न्याय की जीत है या राजनीति बदले की पराकाष्ठा? अब इस मामले पर आखिरी और अंतिम फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में होना बाकी है। देखना होगा कि क्या वहां तेजपाल को इंसाफ मिलता है या फिर सत्ता का रसूख वहां भी भारी पड़ता है। क्या तरुण तेजपाल वाकई एक अपराधी है जिन्हें उनकी कर्मों की सजा मिली है, या फिर वे उस क्रूर तानाशाह व्यवस्था के बलि का बकरा बने हैं जिसे अपने खिलाफ उठने वाली हर मुखर आवाज को कुचलना बखूबी आता है? क्या यह न्याय की जीत है या राजनीतिक बदले की पराकाष्ठा? अब इस मामले का आखिरी और अंतिम फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में होना बाकी है। देखना होगा कि क्या वहां तेजपाल को इंसाफ मिलता है या फिर सत्ता का रसूख वहां भी भारी पड़ता है। इस पूरी कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक खेल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इस 10 साल की सजा के पीछे कोई अदृश्य राजनीतिक हाथ काम कर रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और देखते रहिएगा नई परख। धन्यवाद।